तो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। जैसा कि मैं बता दूं, मैं नाटक, कहानी, उपन्यास, ये 3 यूनिट जो है उसको मैं मिक्सअप करके पढ़ा रही हूँ। किसी दिन कहानी की क्लास हो रही है तो किसी दिन नाटक की क्लास ले रही हूँ, तो किसी दिन उपन्यास की क्लास ले रही हूँ। और बहुत जल्द मैं निबंध भी स्टार्ट कर दूँगी, और साथ ही यूनिट 5 में जो कविताएँ लगी हुई है उसको भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसा कि मैं बता दूं, अभी जो मेरी क्लास होने वाली है वो राग दरबारी उपन्यास जो है श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखित, उसी उपन्यास को मैं पढ़ाने वाली हूँ। और इससे पहले मैं देवरानी जेठानी कहानी, जो उपन्यास है पंडित गौरी दत्त की, वो उपन्यास भी मैं पूरा लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ा दी हूँ। और अभी जो मैं उपन्यास पढ़ाने वाली हूँ वो उपन्यास है राग दरबारी। और साथ ही मैं ये बता दूँ, एक पार्ट में तो उपन्यास हो या नाटक हो, ख़त्म करना संभव नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है, यूजीसी नेट की जो पेपर हो रही है तो वो पंक्तियों का क्रम पूछ रहे हैं, ये बात किसने कही है, किस पात्र ने ये पंक्ति कही है, ऐसे पूछते हैं। तो जब तक आप पूरा टेक्स्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं सभी टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। और अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उपन्यास, इसे भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी। और ये उपन्यास की भी जो क्लास है वो एक क्लास में तो ख़त्म होने वाली है नहीं, हो सकती है 3-4 पार्ट आए इसकी। ये पहली पार्ट है इसकी, इसके बाद दूसरी तीसरी पार्ट भी आएगी। तो जो भी ये पार्ट को देखेंगे और इसके बाद जो भी पार्ट अपलोड की जाएगी दूसरी तीसरी, वो भी आप लोग अवश्य देखें, वरना आप लोगों की क्लास क्या होगी, अधूरी रह जाएगी। और हमारी अधिकांश क्लास जो है वो पार्ट्स में ही डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे ही है। और कुछ कुछ हैं जो जैसे कहानी है तो वो छोटी कहानी है तो वो एक क्लास में ख़त्म हो जाती है, लेकिन नाटक और उपन्यास को ख़त्म करना एक क्लास में वो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी उपन्यास है, 200 300 400 पेज की उपन्यास है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 30 40 45 पेज तक एक पार्ट में ख़त्म कर दूँ, फिर साथ ही उसका दूसरा पार्ट लेकर आती हूँ, तीसरा पार्ट लेकर आती हूँ, जिसमें जितने पेज होते हैं उस अनुसार से मुझे पार्ट्सों में डिवाइड करनी होती है। तो चलिए, सबसे पहले राग दरबारी उपन्यास जो है, इसकी भूमिका, उसको देखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि भूमिका से इस बार भी प्रश्न बना हुआ है 6 जनवरी को जो पेपर हुई थी। चलिए, प्रस्तावना यानी भूमिका देखते हैं इसका, इस उपन्यास का। क्या है कि राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो उपन्यास है राग दरबारी, इसको लिखना कब प्रारंभ किया गया था, तो 1964 में लिखना प्रारंभ हुआ, 67 में ये समाप्त हुआ, और साथ ही 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। इतना ही पंक्ति देकर एनटीए 6 जनवरी 2026 वाली जो पेपर हुई है हिंदी नेट वाली, उसमें ये क्वेश्चन आई हुई थी कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, निम्न में से कौन सी उपन्यास की भूमिका से ये प्रश्न है। तो ये थी हमारी राग दरबारी उपन्यास की। तो आप ही बताइए कि अगर आप उपन्यास हो या नाटक हो, अगर आप उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे पाते? वहाँ नहीं दे पाते। तो इसलिए सभी टेक्स्टों को अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और ध्यान में रखिए भी। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है, इतना भी देकर पूछ सकता है कि उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, उससे यह तो प्रकट हुआ कि यही बात आलोचनाओं की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद का कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानता हूँ कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोष युक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना
को जी भर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों ने मुझसे बार बार पूछा गया है कि यह सही है कि गाँवों की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है, और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे ये पंक्ति पूछा हुआ है 23 वाले पेपर में, PYQ क्वेश्चन है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमीय संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं आशा करता हूँ उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। श्रीलाल शुक्ल। तो ये भूमिका जो थी वो खुद ही श्रीलाल शुक्ल जी लिखे हुए हैं और लखनऊ में ये लिखे थे 17 मई 2007 को। ठीक है, देखिए इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ थी जो मैं लिख कर रखी थी। राग दरबारी 1968, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, 6 जनवरी 2026 में पूछा हुआ है। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में, ये भी मैं पढ़ी, ये भी 2023 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उपन्यास को पढ़ती हूँ। क्या है कि शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। यानी ट्रक का जन्म किस लिए हुआ है, तो सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैनी की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के ओर एक और पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले किवाड़ की मदद से खड़ी हुई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। तो पात्र कौन सा है, रंगनाथ ध्यान रखेंगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज ही 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाँचे हुए जिस्म में जहाँ कहीं भी होती खिल गई, यानी इसकी ट्रेन छूट गई थी। वह ट्रक के पास पहुंचा। क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताककर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या सिपालगंज की ओर जाएगा? तो ये कहाँ जा रहे थे रंगनाथ, ध्यान रखेंगे, सिपालगंज। और सिपालगंज
गाँव की कथा निम्न में से कौन से उपन्यास में है, ऐसे करके भी एनटीए मैच द फॉलोइंग में पहले भी पूछा हुआ है। तो जैसे मैला आंचल में मेरीगंज गांव की कथा है, गोदान में क्या है कि सिमरी और बेरारी गांव की कथा है, तो उसी तरीके से राग दरबारी में सिपालगंज की कथा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ड्राइवर ने पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा, हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15वें मील पर उतरेंगे, सिपालगंज तक जाना है। ध्यान रखेंगे कितने मील दूर जाना था, 15वें मील, और कहाँ जाना था, तो सिपालगंज। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नव कंच लोचन, कंज मुख कर कंज पद्मा कंज रुनम, पैर खद्दर के पैजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखते ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घरागर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा और बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल इक्के सभी सवारियां कई फर्लांग पहले ही से खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं है, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान करा देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हालचाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? तो ये बोलते हैं, रंगनाथ की घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धरंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हुए बोला, क्या बात कही, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो ये बात कौन कहता है? तो रंगनाथ कहता है कि मैं घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी सिपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहाँ मेरे मामा रहते हैं। ध्यान रखेंगे कि रंगनाथ जो सिपालगंज जा रहा था, क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके मामा थे वैद्य जी, वो भी आगे मिलेंगे। बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात है? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहना है? अच्छा जी, छोड़िए भी इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालती के खून वाले मामला का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोले, अजी मैं क्या जानूं यह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां कहीं भी मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांपकर सो रहे थे।
बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जानता और जनार्दन वाला मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। पर गाड़ियां अपनी राह चलती रही। ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था, पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है जी। रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं अजी, कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनैलिटी कल्ट समाप्त हुआ। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल ही में घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफ़ी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता आ रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटककर ड्राइवर की कनफटी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पट्टी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज़ ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ में ट्रक को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और एक चपरासीनुमा अफसर उतरे। खाकी वर्दी पहने हुए 2 सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई वैक्यूम मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा, उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज़ को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सुलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची है। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहे हैं। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकालकर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवे, वहाँ गियर पकड़कर बैठने की अब क्या ज़रूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पैर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक दूसरे पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुर्वस्था पर आ गई और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उप समितियाँ बन गई। वे लोग अलग अलग पैरों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगे। काफ़ी बहस हो जाने के बाद एक पैर के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज़ सुन पड़ी, क्यों मियाँ असफाप, क्या राय है, माफ़ किया जाए? चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान किया जाएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करे। एक सिपाही ने कहा, चार्ज शीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी, बंटा सिंह तुम्हें माफ़ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफ़ी देर से दूसरे पैर के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक देखकर ही समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़ी ही है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी है, उसमें असली नकली का क्या फ़र्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकालना जी। उसने मुँह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब है, मैं रुपया क्यों दूँ? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे
मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। सिपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की ज़रूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दे दो, मैं तुम्हारे रुपए का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी आवाज़ में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कस खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंककर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की एक पटरी पर दोनों और कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थी। वे इत्मीनान से बात करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई चल रही थी। कुछ दूर पर कुत्तों के भूखने की आवाज़ें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही सिपालगंज था। थाना सिपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए हैं, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे और लेटे भी थे। यह निवेदन सुना तो फिर सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास खड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोढ़े पर बैठ आ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दे तो झंझट मिटे। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जाँच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर, दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि सिपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दावतें, मुड़े हुए कोनों वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी, कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थी जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया है कि वह नदी नाले पार करने और झपटकर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों के प्यार की छांव में पलने वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी जो सेठ शाह के ज़माने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हो तो बिलबिलाकर देखना चाहता कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहाँ है। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धरंग लंगोट बंद आदमी दिखता जो सामने उंगली के पेड़ से नीचे भंग घोट रहा होता। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गाँव की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहाँ है वहाँ से उसी हालत में वह 20 गाँव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित हैं। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। दाई 300 गाँव में उसे थाने में अगर 8 मील दूर किसी गाँव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त
डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि यह वहां डाकुओं से पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले अभ्यस्त, असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहने लगेगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझ जाता था कि इन 300 गांव में रहने वालों के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके। अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पाकर मारने वालों को पकड़ लेंगे और मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून की तरह मिट्टी की हाड़ी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। सिपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार फिर सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लंगोट बंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खड़हरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंभे के सहारे टिककर सो रहा था। दरोगा जी ने उन्हें के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुप्पन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं। रुप्पन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुप्पन बाबू ने बैठते ही कहा, रामादीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब की बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांग कर घर का रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हें घर के जाकर रुपया दे आवे। रुप्पन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती ना हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुप्पन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे कि जो है रामाधीन के यहाँ जो चिट्ठी आई थी वो किस रंग की स्याही से थी? तो लाल रंग की स्याही से थी। और साथ ही कितने रुपए का मांग किया गया था? तो 5,000 रुपये का। और कहाँ पर लेकर आने कहा गया था? तो अमावस की रात दक्षिण वाले टीले पर। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं इस उपन्यास की वो मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। और यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुप्पन बाबू ने कहा, नहीं, मजाक नहीं करता, रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है। वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है। तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए, उससे कह दूँ? रुप्पन बाबू ने अपनी गड्ढे में धसी हुई आंखों को सिकोड़ कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घुरकर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले कि घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुप्पन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानती। एकाध है जो दस्तखत भर करते हैं। रुप्पन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट दिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या? आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रुप्पन बाबू बुरा मान गए। आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के यहाँ यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली बच्चे ही करते हैं, रुप्पन बाबू ने फटकारते हुए कहा। अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या न मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दे दिया है।
आप ठीक कहते हैं रुप्पन बाबू, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूँगा। मैं बख्तवार सिंह का चेला हूँ, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे हैं। बख्तवार सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तवार सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगड़ू और मगड़ू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेरकर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर अपने पैर पकड़ लिए, कहा, हुजूर, माई बाप है, गुस्से में औलाद माँ बाप से ना लायकी कर बैठे तो माफ़ किया जाता है। बख्तवार सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तवार सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस पर ऐतराज़ किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सके तो दूसरे को कैसे बचाएगा। अढेरा था तो क्या हुआ, तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोक नहीं सकता। तब बख्तवार सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झंगरू मंगरू ने पुश्तैनी दुश्मनी थी, उन पर मुकदमा चला। झंगरू और मंगरू ने बख्तवार सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी डैश की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झंगरू मंगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके के कई औलादे बख्तवार सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निवाह करने के लिए झंगरू और मंगरू काफ़ी थे। उन्होंने औलादे बढ़ाने से इनकार कर दिया। रुप्पन बाबू काफ़ी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रुप्पन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे हैं। दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुप्पन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तवार सिंह के चेले हैं? था, आज़ादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रुप्पन बाबू उनकी बाँह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तवार सिंह का चेला था, अब इस ज़माने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुप्पन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक है। वे उठ खड़े हुए सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ, इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रुप्पन बाबू 18 साल के थे। ध्यान रखेंगे, रुप्पन बाबू की उम्र कितनी थी? 18 साल थी। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और पढ़ने से और ख़ास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। ये भी ध्यान रखेंगे, वो लगातार 3 वर्षों से मैट्रिक में ही थे, यानी 10वीं कक्षा में ही थे। रुप्पन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफ़ेद करने पड़ते। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसकी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे और साथ ही सबसे काम लेते भी थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके साथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुँचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ का कॉलेज था, जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का तार बना सकते थे और ज़रूरत पड़े तो उस पर भी चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए उल जलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफ़ेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके माँ बाप भी नेता थे। उनका बाप का नाम वैद्य जी था। ध्यान रखेंगे कि रुप्पन बाबू जो हैं, इनके पिताजी कौन थे? तो वैद्य जी थे, ठीक है। और रंगनाथ कौन है? तो रंगनाथ के मामा हुए वैद्य जी, ठीक है। और रुप्पन के कौन हुए? पिता हुए।
2 और बड़े छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके 3 और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों में से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टीन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिमपालगंज। ये भी ध्यान रखेंगे कि अस्पताल के यानी अस्तबल के पास जो नए ढंग की इमारत बनी थी उस पर क्या लिखा हुआ था, तो सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इसके सबके पिछवाड़े 3-4 एकड़ का उसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उगाई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा कॉलेज था, ठीक है, छंगामल इंटर कॉलेज। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम उस समय लिख दिया था जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टीन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जूता हुआ उसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज़ों को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भाखड़ा नंगल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मोतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग जाते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल इंटर कॉलेज कर रहा था। साइंस का क्लास था, 9वां दर्जा, मास्टर मोतीराम, जो एक तरह से बीएससी पास से। ध्यान रखेंगे एक और पात्र मिले हमें, कौन, मास्टर मोतीराम, ठीक है, और ये जो है 9वीं क्लास में पढ़ाते थे और ये क्या थे, तो बीएससी पास थे, ठीक है। लड़कों को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां सकड़ मिल की ओर जा रही थी। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां और जवाब गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थी और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थी। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, क्या कहा कि मास्टर साहब, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, आपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, यह हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन न हुआ, वे और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़के को माफ तो कर दिया। बोले, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो आपेक्षिक घनत्व को यूं दूसरी तरकीब से समझो। आपेक्षिक माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने में उससे 500 रुपया पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम उस मुकाबले ज़्यादा फायदा हुआ।
इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा अपेक्षित लाभ ज़्यादा है, समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ रखकर पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धक्का पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारा चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज़ जैसे पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो। एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वह वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें भी किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने यह नाम खुद नहीं कमाया था, उन्हें यह विरासत में मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे, माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने जेबी कृपलानी के आचार्य जी, JL नेहरू के लिए पंडित जी या MA के गांधी के लिए महात्मा बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक घूरते रहे, फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाह उनकी और पहले से ही उठी थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, तो यह तय रहा है कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा किया जा सकता। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपये तक एक महीने में खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, यह तो व्यापार है, कभी चित्त कभी पट। कंपटीशन में ऐसा ही होता है। ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन, क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने को चला आ रहा है, पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाला 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वे चौंककर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, यह कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका क्या है। मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए उस चीज़ का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। जिसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहाँ तक तरीके की बात है, हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत। इस सही तरीके का सही नतीजा निकलता है, गलत तरीके का गलत नतीजा। इसे एक उदाहरण देकर समझाना जरूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमाचम रखी है, जमकर ग्रीज लगाई गई है, इंजन नया है, पट्टा नया है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले बोलने वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा ही के पास अकल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़के ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारत करते बोले, सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो यह कॉलेज खुलने से पहले से चल रही थी। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पीसने वाले से सेर भर सेर आटे का दाम लिया गया। मेरी ही चक्की में पीसकर वह आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना और मैनेजर काका ने कहा है कि मोती कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपली तुम ही करोगे। सब कुछ तो मेरी चक्की पर हुआ, और अब गांव में चक्की है तो बेईमान मुन्नू की मेरी चक्की कोई चीज़ ही ना हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। यह बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज़ तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है और मुन्नू चाचा की भी, पर आपकी चक्की पर ध्यान कूटने वाली मशीन ओवरहॉलिंग मांगती है, धान उसमें ज़्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। पर हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है।
यह तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क किया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान ही में ऐसा होता है। हाँ, उन्होंने कुछ सोचकर कहा। तो रेट गिराकर अपना घाटा, दूसरे लोग तो दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुराकर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? वे जल्दी से बोले, वही तो बता रहा था। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर इस ईख की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले के चिरंतन भावासिष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे कहते रहे, मशीन तो पूरे इलाके में वह एक ही थी, लोहे की थी, पर जिस शीशे जैसी चमक झलक दिखाती थी। अचानक उन्होंने दर्जे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले ही उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया था। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। बाहर ईख चुराने वालों और ईख बचाने वालों की गालियां के ऊपर, चपरासी के ऊपर पड़ने वाले प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक भक भक की आवाज़ होने लगी थी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। यह उसी की आवाज़ थी, यही असली आवाज़ थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद के चीत्कार, इन सब के तर्क के ऊपर सच्चा नेता सिर्फ आत्मा की आवाज़ सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता। वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ भक भक सुना। वे दर्जे से भागे। लड़के ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा है? वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई है, देखे कैसी चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया था, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, अपेक्षित घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूंटी, रुककर कहा, इम्पॉर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भक 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 कर्तव्य बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आवाहन कर रहा था। लड़कों और किताबों का मोह उन्हें रोक न सका, वे चले गए। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, उसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सार्जेंटों वाला बेत बगल में दबा रखा था। पैर में सैंडल, कुल मिलाकर काफ़ी चुस्त और चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज़्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। दूर ही से दिख गया कि उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे से जांघ तक फटा हुआ पायजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता देख और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, मास्टर साहब कहाँ गए? वह लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मास्टर साहब कहाँ गए? क्लर्क ने कहा, सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा है कि बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं है। मैं खुद एक बार 1500 रुपया देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते ही चिल्लाकर कहा, भाई मालवीय, यह क्लास भी देख लेना। मालवीय नज़दीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए थे जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज़ तेज करके कहा, ज़्यादा कानून न छाटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो, तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। बस एक बस बिगड़ जाती तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती है। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। यानी कि वो तो दूसरे क्लास के टीचर थे, वो 7th क्लास में पढ़ाते थे, और ये मोतीराम जो है वो 9th क्लास में पढ़ाते थे। तो इसको क्या बोला जा रहा है कि तुम इस सब बच्चे को भी ले जाकर अपने पीछे के क्लास में बैठा लो, यानी पीछे वाले बेंच पे। उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, पर यह तो 9वां दर्जा है, मैं वहाँ 7वें को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं समझता हूँ तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं 7वें और 90 का फ़र्क समझता हूँ। हमको अब प्रिंसिपली करे ना सिखाओ भैया। जौनू हुकुम है तौनू चुप्पे कर ही आउट करो, समझियो कि ना ही। प्रिंसिपल साहब पास के गाँव के रहने वाले थे। दूर दूर के इलाके में वे अपने ही 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो खर्च का
फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए दूसरे गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़ा से बड़ा ऑडिटर भी उसमें कलम न लगा सकता था। जब वे अवधि बोलने लगते थे तो बड़ा से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब न दे सकता था। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पैजामे वाले लड़की की पीठ पर एक बेत झाड़कर कहा, जाओ उसी दर्जी में जाकर सब तुम लोग चुपचाप बैठो। जरा भी सांस ली तो खाल खींच लूंगा। लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नज़ारा देख लें। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। ध्यान रखेंगे, खन्ना मास्टर का असली नाम क्या था? खन्ना था। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप ही खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे। ध्यान रखेंगे, किस विषय के लेक्चरर थे खन्ना मास्टर? इतिहास विषय के। पर इसी वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पिसकर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियाँ लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुँह घोड़े सा लटक जाता है। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की तंगी से होकर हर औसत विद्यार्थी मरियल जैसा दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी, बात इसी पर चिपक कर रह गई थी। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफेर का क्या अर्थ है? लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपढ़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपढ़ आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भब्बड़ मचा हुआ था। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था कि अपढ़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान से यह कहा जाने लगा था कि उचित तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हो, इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल की मुठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी। पर हर साल फैल होकर दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेलकर और खेती की महिमा पर नेताओं के निर्झरपंथी व्याख्यान सुनकर भी वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार न थे। वे कनखुजरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला यह लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिराकर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दूहो और बैलों की पूंछ उमेठो। सेली और किट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गणासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुँह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहता था। इस हालत में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार न था, इसलिए वह मेटाफर का मतलब नहीं बता सकता था और न अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पैजामा पहने हुए खड़ा था जिसे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहना था जिसके बटन टूटे थे। सिर पर रूखे और कड़े बाल थे। चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें गिच पिची थी। देखते ही लगता था वह प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के ने पिछले साल की सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करने अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज़ बदलकर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफर क्या चीज़ होती है? लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वह आखिर में बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, यह अंग्रेजी का क्लास है। लड़के ने जांघों खुजलानी बंद कर दी। वे खानी पतलून और नीले बूशर्ट पहने थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका दिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घुरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, जी सेली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़के
की पीठ में उन्होंने अपना बेत चुभाया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पैजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चिकटदार लड़का था। दूसरे घुटे सिर कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज का। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उड़ोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीखकर अवधि में बोले, यह पढ़ी रही हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है। लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इस तमीज़ से वाइस प्रिंसिपल कीजिएगा। भैया यह हाल रही तो वाइस प्रिंसिपल तो हमने घर रही। 5 साल की जुलाई माँ डगर डगर घूमियो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उमर खयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ कि अदा से चल दिए। पीठ पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। साइकिल पर था। पास से जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह कौन चिरीमार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है, वीडियो का भांजा लगता है, बड़ा फितरनी है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिरीमारों से काम बनता है। कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता ही नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो मैं देख रहा हूँ, दिन भर आपको यही करते बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं। कौनो बनाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत? वे प्रकृतिस्थ हुए। यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरा ही बूता था कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा, हाँ कहा। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिप्पस में हूँ कि कोई चंडुल फंसे तो इमारत के एकाध ब्लॉक और बनवा डाले जाएं। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली है। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहे थे। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा। वहाँ जमीन की कमी है। कॉलेज ही के पास टिप्पस में ये इमारतें बनवा ले, फिर धीरे से हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इसमें टिप्पस नहीं बैठेगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी 2-4 मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उनके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश की और वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है। मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने रोज रोज के तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में जिद पैदा हो रही है। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, जाओ रे, अपना अपना काम करो। ठेकेदार साहब से धोखाधड़ी की तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, सब बेईमान है, जरा सी आंख लग जाए तो मैल तक निकाल ले जाएं। ड्योढ़ी मजदूरी मंगाते हैं और काम नाम सुनकर काखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, सब तरफ यही हाल है। हमारे यहाँ ही लीजिए, कोई मास्टर पढ़ाना थोड़े ही चाहता है, पीछे पड़ा रहता है तब कहीं। वह आदमी ठठाकर हंसा। बोला, मुझे क्या बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुककर उसने पूछा, इधर कहाँ जा रहे थे? इसका जवाब क्लर्क ने दिया, वैद्य जी के यहाँ। चेकों पर दस्तखत करना है। कड़ा लाइए। उसने प्रिंसिपल को खिसकने का इशारा दिया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हाल चाल है? प्रिंसिपल ने रुक गए। बोले, ठीक ही है, वह खन्ना वन्ना लीवर सीवर कर रहे हैं, आप लोगों के और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप फिक्र न कीजिए, ठाठ के प्रिंसिपली किए जाइए। उनको बता दीजिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिएगा कि यह सिपालगंज है, ऊंचा नीचा देख कर चले। प्रिंसिपल साहब आगे बढ़े तो क्लर्क बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी का मेंबर बनवा लीजिए, काम आएंगे। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षक वाली रसीद काट देंगे। प्रबंधक कमेटी में इनका होना जरूरी है, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुककर बोले, वैद्य जी से बात की जाएगी, ये ऊंची
पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है, आप यहाँ झोला दबाए हुए शायरी कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से? मुझे तो कोई इत्तला नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने भौएं टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तब तो इत्तला हो। चुपचाप वहाँ जाकर टीके लगा आओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे या टेरिलीन की बूसट रखी जाएगी। वह आदमी घिघियाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ पब्लिक हेल्थ के एडीओ हैं। जिसकी दुम में अफसर जुड़ गया, समझ लो अपने को अफलातून समझने लगा। ये भी न जाने अपने को क्या लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं है। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ यह भी एक चिड़ी मार है। कुछ घूड़े घरों से भी बदतर, कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज, सड़क से निकल जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। उसका दरवाज़ा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते। बाकी दिनों वह खाली ही पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। सिपालगंज में इसी कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। ध्यान रखेंगे कि ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज में जो एक मास्टर था उसका नाम क्या रखा था, तो प्रेम भवन रख दिया था। घोड़ों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के इस हिस्से को सिपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ सिपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़ता था। असली सिपालगंज वैद्य जी की बैठक में ही तो था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब उबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे। वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहां भी खाली जमीन मिले वहां आंख बचाकर 2-4 हाथ जमीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे जिस पर वे पनप रहे थे। उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सव के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफ़ी रोबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी और उसके पीछे सुबह होता था। घोड़े पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है, उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर सिपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम हैं। थाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं और रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपये ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफ़ी ठंडक हो चली थी। वह बनियान में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम था मंगल था, पर लोग उसे शनिच्चर कहते थे। ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या था? मंगल था, पर लोग उसे शनिच्चर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गए कि शनिच्चर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों के तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललकार कर कहा, बद्री भैया होते तो मजा आता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रुपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। ये भी ध्यान रखेंगे कितने साल बाद मिला था, 1.5 साल बाद। रुपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना
मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रुपन बाबू ने मारपीट की विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया, ऐसे ही झगड़ों से स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होती है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताज़ा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल, स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की, पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। शनिचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहता हो। साथ ही भौहें सिकुड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं, वे होते तो अब तक। बद्री दादा हैं कहाँ? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रुपन बाबू से पूछा। रुपन बाबू बेरुखी से बोले, शनिचर तो बता रहा है, मुझसे पूछकर तो गए नहीं हैं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों तरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। शनिचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है, वहाँ उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मूंद गई और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जम्हाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहा से 2 रुपया तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीक शब्द था जिसे सिंपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। ध्यान रखेंगे, गंजहा शब्द का अर्थ क्या है। ये जो है सिपालगंज के जो रहने वाले थे, वे अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इसका इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांव में भी बहुत से शांति पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते, तुमने इसके मुंह न लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गंजहा है। फर्श पर वही एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार से चकमे में नहीं आया है। शनिचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सहाराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांगकर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर उसे बड़ी मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे, पर रुपन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे या उसने धमकाकर छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रुपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगी कि उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो सिपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पाता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चे और सौदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिराते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रुपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने वाला ही है। जान पड़ा है कि आकाशवाणी हो रही है, घबराओ नहीं, वसुदेव कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रुपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़ी जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है रुपन? रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रुपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में न मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी है। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कॉरपोरेटिव यूनियन के क्या हाल है मामा जी? उसके भी तो कुछ थे, नहीं थे? रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे और रहेंगे, वैद्य जी थे और रहेंगे। अंग्रेजों के ज़माने वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे, देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी की हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में वे, जब देश के जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले वे भी जनता की सेवा जज की इजलास में जुड़ी और असेसर बनकर दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सिपुर्ददार
होकर एक गांव और जमींदारों में लंबड़दार के रूप में करते थे। अब वे कॉरपोरेटिव यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। ध्यान रखेंगे, वो कॉरपोरेटिव यूनियन के मैनेजर भी थे और साथ में क्या थे, तो कॉलेज के मैनेजर भी थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही न था। और वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इस पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अर्थमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। ध्यान रखेंगे, वैद्य जी की उम्र कितनी थी, 62 साल थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिक की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहाँ नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। और पर कॉरपोरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का पैसा वैद्यक का भी था, यानी ये वैद्य भी थे। ध्यान रखेंगे, वैद्यक में उन्हें 2 नुस्खे खास तौर से आते थे, गरीबों का मुफ्त इलाज और फ़ायदा ना हो तो दाम वापस। ये 2 नुस्खे थे कि गरीबों का मुफ्त इलाज, अगर नहीं हुआ इलाज सक्सेसफुल तो पैसा वापस। इन नुस्खों के दूसरों को जो आराम मिला, तो दूसरी बात है खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के 2 वर्ग बना रखे थे, एक प्रकट रोग और एक गुप्त रोग। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है ये वैद्य जी जो है रोग के कितने वर्ग बना रखे थे, 2 वर्ग, एक गुप्त रोग और एक प्रकट रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी यह एक थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। चूँकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचारी के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचारी का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज यह होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचारी का नाश करने लायक नहीं रह जाता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवा खाने का एक विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। ये इनका विज्ञापन था वैद्य जी का। ध्यान रखेंगे, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम ना होता तब भी लड़के यह विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है, जो देखने में बकरी की लेंडी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ाने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए, यानी रंगनाथ कौन था, उसका भांजा था, ठीक है। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त और रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बम बनाने पर भी नहीं होता है। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज़ है तो वीर्य ही है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा है। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर रक्षा पर बड़ा जोर था, और एक और घी दूध की तो दूसरी और वीर की नदियां बहती थी। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिचर ने हाथ जोड़कर कहा जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गया और रंगनाथ से बोले ब्रह्मचारी के तेज का क्या कहना। कुछ दिन बाद शीशे में अपना
मुँह देखना तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वह पहले से जानता था। रुपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचारी की क्या जरूरत है, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। पुनर्जन्म की सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा है, और इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। वैद्य जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था, उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। इसलिए स्वाभाविक था कि वह अपनी बात में पूर्व जन्म के पाप, भाग्य, भगवान, अगले जन्म के कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से हवाला देता। उसको लोग लंगर कहते थे। माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी कंठी, आंधी पानी झेला हुआ डरियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हैं। उसकी ओर सनीचर ने भंग एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगर पी जाओ, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगर ने आंखें मूंदकर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही, जिसका संबंध भंग की गरिमा, बादाम मुनक्के के लाभ, जीवन की क्षण भंगुरता, भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में शनिचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पोंछकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए भुनभुनाकर कहा, पीना हो तो सटाक से गटक जाओ, न पीना हो तो हमारे ठेंगे से। लंगर ने जोड़े से सांस खींची और आंखें मूंद ली कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से ज़्यादा खा जाने वालों तक में भाव प्रदर्शन की एक बड़ी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है। शनिचर ने उसे छोड़ दिया और एक ऐसी बंदर छाप छलांग लगाकर जो डार्विन की विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करती थी, बैठक के भीतरी हिस्से पर हमला किया। वहां प्रिंसिपल साहब, क्लर्क, वैद्य जी, रंगनाथ आदि बैठे हुए थे। दिन के 10 बजने वाले थे। शनिचर ने भंग का वही गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही, पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े बड़े माल हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये जो है राग दरबारी उपन्यास, इसकी पार्ट नंबर 1 थी, और इसके साथ ही इसकी पार्ट नंबर 2 जो आएगी वो आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है।